नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि सियासी गलियारे से आ रही है। हम आपको बता दें, सियासी पार्टियों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। दागी प्रत्याशियों को चुनने पर अब कारण बताना होगा। 150 दलों को निर्वाचन विभाग ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी के जरिए ये कहा गया है, दागी को आखिर क्यों चुना है, इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी होगी। पहले ही प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर यह सूचना देनी होगी। बिहार चुनाव में पहली बार यह नियम लागू किया गया है। तो सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अगर कोई भी दल किसी दागी उम्मीदवार को चुनता है तो उसे यह बताना होगा कि आखिर क्यों चुना गया है उस उम्मीदवार को। हम आपको बता दें, समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने की बात कही गई है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, एक बार कह सकते हैं कि बड़ा फैसला और बड़ी घोषणा, बिहार चुनाव में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल सिरांधा, और कोशिश इस बात की है कि चुनाव में जो दागी चेहरे हैं वो कम से कम आए। और बराबर देखिए, राजनीतिक दलों से ये पहले मांग की जाती रही थी कि साफ सुथरा छवि के लोगों को ही अपना चुनाव टिकट दें और सदन में भेजें। लेकिन जब ये देखा नहीं गया तो चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लागू किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी उम्मीदवार जो दागी प्रवृत्ति के हों, जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, उनको अगर टिकट देते हैं तो 48 घंटे के भीतर फॉर्मेट T7 है, उसके तहत जो है समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी और बतानी होगी कि आखिर इन्हें अपना उम्मीदवार आपने क्यों चुना। तो कहा जा सकता है कि इस कदम से आने वाले दिनों में सदन में कुछ अच्छी छवि के अच्छे लोग जो है पहुंचने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि दागी प्रत्याशी चुनकर आखिर क्यों आते हैं, उस पर शायद इस बड़े फैसले के बाद रोक लगे और अच्छी छवि के लोग सदन के भीतर पहुंच सके। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार चुनाव में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना की वजह से दवा मंडी पर भी असर देखने को मिल रहा है। पटना स्थित गोविंद मित्रा रोड मंडी बंद कर दी गई है। हम आपको बता दें कि 3 दिनों तक के लिए इस मंडी को बंद किया गया है। दरअसल कोरोना की लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो गोविंद मित्रा रोड स्थित जो दवा मंडी है उसे 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि 2 जुलाई तक के लिए इसे बंद कर दिया गया है। और यहां पर अभी ताला लटका हुआ रहेगा। 3 दिनों तक इस पूरी जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। लगातार दरअसल यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ भाड़ की वजह से ये फैसला लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोविंद मित्रा रोड के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी खौफजदा हैं और डर इस कदर उनमें देखने को मिल रहा है कि आज से अगले 3 दिनों तक पूरी दवा मंडी को जो है वो बंद रखा है दुकानदारों ने। और 2 जून तक जो है ये दवा मंडी जो है वो बंद रहेगी और इसका खासा असर हालांकि बिहार में पड़ सकता है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी है। पूरे बिहार समेत कहें तो बंगाल है, उसके अलावा झारखंड है, उड़ीसा है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यहाँ से दवाएं जाती हैं। यहाँ पे जो कोरोना का संक्रमण लगातार देखने को मिल रहा था, कई दुकानदार जो हैं यहाँ पे वो कोरोना से संक्रमित हो गए और इसी के बाद जो है यहाँ पे दुकानदार संघ ने ये निर्णय लिया, फैसला किया बैठक करके कि यहाँ कोरोना के जो संक्रमण है उसके रोकथाम के लिए दुकानदार जो हैं वो 3 दिनों तक दवा दुकानें बंद रखने का फैसला लिया और राज्य सरकार को इससे अवगत कराया। जो स्वास्थ्य विभाग है उससे अवगत कराया और सीधे एक अपील भी की कि आप जो है इस 3 दिनों के दौरान जो है वो पूरे दवा मंडी में जो है वो सैनिटाइजेशन का काम पूरा करवाइए। उसके साथ साथ सप्ताह में 1 दिन, जिस दिन ये होलसेलर मंडी बंद रहती है रविवार को, उस दिन भी यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन का काम है वो सरकार अपने स्तर से करवाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें कोरोना का डर जो है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ये सबसे बड़ी दवा मंडी जो है एशिया की, उसे बंद करने का जो है वो निर्णय दुकानदारों ने लिया है। हालांकि इसका असर जो है वो कहा जा रहा है
कि निश्चित तौर पे राजस्व पे पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है वो इस दवा मंडी से हुआ करता है। कई राज्य जो हैं जहाँ पे यहाँ से जो है दवाएं जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो खुदरे जो दवा कारोबारी हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी, जो मरीज़ हैं उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और इन सबके बीच जो है क्योंकि कोरोना का संक्रमण ऐसा है कि सभी इससे दहशत में हैं, और यही वजह है कि दुकानदारों ने अपने आप को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये जो दवा मंडी है उसे अगले 3 दिनों तक बंद करने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब जानते हैं कि दवा मंडी कब से कब तक पूरी तरह से बंद है। दरअसल आज से गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा मंडी को बंद किया गया है, जो कि 2 जुलाई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। 3 दिनों तक इसे बंद रखा जाएगा और पूरे 3 दिनों तक इसे सैनिटाइज भी किया जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ यहां पर लगातार रहती है। 3 दिनों तक यहां की सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा पर इस बंदी का असर नहीं होगा। और आइए ये भी जानते हैं कि आखिर इसे बंद करने का फैसला क्यों लिया गया है। दरअसल पटना में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। गोविंद मित्रा रोड में सैकड़ों दवा की दुकानें हैं। पूरे बिहार में यहां से दवाओं की सप्लाई होती है और हर रोज दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ भी रहती है। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से यहां पर कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा बढ़ गया था। और इसी वजह से यहां पर दवा व्यवसायियों ने यह बड़ा फैसला लिया कि 3 दिनों तक इस मंडी को बंद रखा जाएगा और इसको सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवा पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कोरोना काल में यह उनका 6ठा संबोधन होगा। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री जुड़ते रहे हैं लोगों से। 19 तारीख को पहला संबोधन उनका हुआ था। 24 मार्च को दूसरे संबोधन में उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन करने का ऐलान किया। 3 अप्रैल को तीसरे संबोधन में दीप जलाने की अपील की, डॉक्टरों के सम्मान की अपील की, कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की बात कही। 14 अप्रैल को चौथे संबोधन में लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री लगातार लोगों से रूबरू होते रहे हैं। 12 मई को 5वें संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ ही 19 मार्च को पहला संबोधन उनका हुआ था, जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और आज 4 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए निर्देशों के तहत कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के भीतर लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब ये समय जो है रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में थोड़ी छूट दी गई है। और अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने का निर्देश दिया गया है। तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश है। इतना ही नहीं, दुकानों में जगह होने पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को घुसने की भी छूट दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हवाई और रेल यात्राओं में भी छूट दी गई है। हालांकि मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल अब भी बंद ही रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जमावड़े का आदेश भी नहीं दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम बेहद सख्त होंगे। हालांकि इस पर राज्य सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। तो ये तमाम नियम लागू किए गए हैं अनलॉक 2 के तहत। और केंद्र सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये
खड़ा कदम और बड़ा कदम कल उठाया गया। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा को खतरा माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वी चैट समेत अन्य ऐप भी शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत तो 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का पटना के युवाओं ने स्वागत किया है। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मौजूद हैं पटना के यूथ, बात करते हैं इनसे। ये तमाम लोग जो हैं मोबाइल यूजर्स हैं, लंबे समय से मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये बताइए क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दानिश खान है। दानिश, ये बताओ कि जिस तरह से भारत सरकार ने बैन किया चाइनीज ऐप मोबाइल ऐप पे, क्या कहोगे? दरअसल बात ऐसा है कि ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन था ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रही थी। तो और अदर ऐप्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, टिकटॉक बैन हुआ हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कहीं ना कहीं एक विरोध का भी ये जरिया है, जिस तरह से चाइना ने अटैक किया और जो अंतर्घात किया है, उसके बाद ये कितना अहम मानती हैं जिस तरह से चाइनीज़ ऐप पे बैन हुआ है? ऐप बैन हुआ है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि थोड़ा उस पर ये वल्गैरिटी वगैरह अब क्लियर होने लगा है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, फैमिली में बहुत सारा छोटा बच्चा अभी भी टिकटॉक में, काफ़ी एज से छोटे बच्चे उसको देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे ये सब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ये वल्गैरिटी के लेवल पे ले जाएगा। ये बताओ कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, क्या कहोगे? आप यूथ हो, आप खुद यूज करते होगे टिकटॉक। जो कदम है चाइना के मुंह पे जोरदार तमाचा है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो टिकटॉक है मतलब लोग इस पर क्रिंज कंटेंट इतना डाल देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस टिकटॉक, ये चीज़ सही नहीं है। आप भी यूज करते थे टिकटॉक? नहीं, हम कभी कभी रेयरली, क्योंकि हम एक मतलब कंटेंट क्रिएटर है तो हम उस तरीके का वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। यूज तो करती होंगी? नहीं। अच्छा, आपने कर। चलिए, गुड नेम आपका क्या है? शिल्पी राज। शिल्पी, ये बताओ कि जिस तरह से आप मोबाइल यूजर्स हो, क्या आप टिकटॉक यूज करते थे, यूसी ब्राउजर यूज करते थे? जी हाँ, मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, मैं यूसी ब्राउज़र भी यूज़ करती थी। हाँ, लेकिन आप जब बैन हो गया है तो क्या लगता है, ये बेहतर निर्णय है चाइना को जवाब देने का, या आप लोग को झटका लगा क्या? नहीं नहीं, एकदम बहुत बेहतर निर्णय है ये चाइना को जवाब देने के लिए, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक सही करने के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए, लोगों को जो इतना ज़्यादा टिकटॉक पे इन्वॉल्व हो रहे थे, इनफैक्ट चाइना को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, हमारे इंडिया का पैसा चाइना खा रही थी, तो उससे ज़्यादा अच्छा हुआ कि हमारी इंडियंस ऐप्स रहे, हमारा इंडियन हर कुछ रहे, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ करे। तो हम लोग बहुत सपोर्ट में है कि चाइना का ऐप्स, चाइना का जो भी है सब यहाँ बैन हो रहा है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल ऐप के साथ साथ और भी चीज़ें पे बैन होनी चाहिए जो चाइना से आती है, जो सामाने हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको लेकर के भी सरकार को करे निर्णय लेने चाहिए ऐसे। राइट, एकदम लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी जैसा बोला कि इंडिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए और बेहतर करने के लिए तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, अलग अलग ऐप्स लानी चाहिए जो कि चाइना से ज़्यादा बेटर हो, ताकि लोग चाइनीज़ चीज़ों को ना खरीदें, ना देश में आने दें। चलिए, बिल्कुल। ये यूथ हैं जो सीधे तौर पे इनका मानना है इन लोगों का कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर है और सरकार के निर्णय के ये साथ है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि और भी जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उस पर सरकार को बैन करना चाहिए, इसी तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपने देखा ऐसे युवा जो कि पहले से ही टिकटॉक वगैरह यूज कर रहे थे, चाइना के बहुत सारे ऐप यूज कर रहे थे, उन्होंने अनइंस्टॉल भी किया था पहले इन ऐप्स को, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की, देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे सिचुएशन में ये फैसला बहुत जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मानसून की दस्तक के साथ ही गंगा समेत तमाम नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि अभी पटना में गंगा
का जो जल स्तर है खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जल स्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लगातार हो रही बारिश के कारण जो है बिहार के तमाम नदी जो हैं उसमें जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। बात गंगा की करें तो गंगा का भी जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी मापी जा रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये गंगा को का जो जलस्तर है उसको मापने को लेकर के यहाँ पे मीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे तकरीबन 6 मीटर के आसपास जो है जलस्तर पहुँच चुकी है। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि हर घंटे प्रति घंटे जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। और यहाँ पे जो है इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है, आपदा विभाग, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो नदियों में जो है उससे दूर रहें। नदियाँ जो हैं वो जलस्तर उसकी वृद्धि हो रही है, उफान पे नदियाँ आ रही हैं, तो ऐसे में जो है घटनाएँ हो सकती है। कई घटनाएं हुई भी हैं और इसी को देखते हुए जो है जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो है लगातार लोगों से अपील कर रही है। लेकिन बावजूद इसके कई लोग जो हैं, खासतौर पे जो युवा हैं, वो गंगा या दूसरी नदियों में अटखेलियाँ करते नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, जो SOP जारी कर रही है, उसका अनुपालन करने की ज़रूरत है ताकि कोई हादसा ना हो और दूसरे को भी जो है वो सजग करने की ज़रूरत है। फिलहाल गंगा का जो जल स्तर है वो हालांकि खतरे के निशान से अभी फिलहाल नीचे है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्द गंगा जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपके लिए कोई खतरा ना हो इसके लिए आप अपनी तरफ से सतर्क रहें, सजग रहें। लगातार हो रही बारिश के कारण गया के गांधी मैदान परिसर स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम की 4 दीवारें टूटकर गिर गई। इतना नहीं, गांधी मैदान के बड़े भूभाग में गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया, जिससे बच्चों का खेलकूद यहां पर बंद हो गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया था। उनमें से अधिकांश इलाकों से जल जमाव खत्म हो गया है, पानी निकल गया है, लेकिन गांधी मैदान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जो है वो जल जमाव वहाँ अभी है। और जो गांधी मैदान का ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कीचड़ भर गया है। यहाँ पर कई इलाकों में पानी है और कीचड़ है, जिससे इस इलाके में जो बच्चे खेलने के लिए आते थे, प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, वो बंद हो गया है। और इसके बगल में ही, इस गांधी मैदान परिसर में ही हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम भी है। और इस स्टेडियम का जो 4 दीवारी है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। तो जो ये 4 दीवारी गिरी है उसको लेकर और जो इस तरह से कीचड़ और पानी जमा हुआ है गांधी मैदान में, इसकी निकासी को लेकर अभी तक ना तो जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम कोई प्रयास कर रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। वहीं कटिहार में बाढ़ की दस्तक के बीच महानंदा बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जहां एक तरफ इलाके में बाढ़ और कटाव नियंत्रण को लेकर मुकम्मल तैयारी का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ प्राणपुर विधानसभा के जल्ला हरिरामपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ से पहले ही पानी में बह गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक घर के साथ साथ 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसमें धान, पटवा, मक्का। कितना एकड़ में खेती बर्बाद हुआ है? वो 70-75 एकड़ मोटा मोटा। क्या क्या खेती है उसमें? मक्का सर, मक्का, पटवा, धान, मूंग। ये कौन महानंदा का कहाँ का पानी है? ये आया सर, नेपाल वाला पानी है ना सर, नेपाल वाला पानी है। यह सड़क बनने से बस्ती का पूरा इधर से जाना आना हो रहा था और बढ़िया सुविधा था। और सुबह मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण यह सड़क कटा है, जो कि महानंदा में फुल ओवर होने से कट गया। और यहाँ में बहुत किसानों को दिक्कत होती है आने जाने में, और सब खेती बाड़ी डूब गए हैं। और अपराध से जुड़ी हुई बड़ी खबर जमुई से है। जमुई में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोतबरिया की मुखिया के पति की हत्या यहां पर की गई है। चंद्रदीप के भलुआना गांव की यह घटना है। हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जमुई में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोतबरिया की मुखिया थी जिनके पति की हत्या की गई है। हम आपको बता दें कि चंद्रदीप के भलुआना गांव की ये घटना है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। मुखिया पति की हत्या यहां पर कर दी गई है। केसी कुंदन, यहां लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है।
जी सिरांदा, बता दूं कि लगभग 7 बजे सुबह की घटना है और गांव में ही एक घर से वो दूसरे घर में मुखिया पति जा रहे थे, जिनका नाम गुज्जर यादव बताया जा रहा है। गुज्जर यादव दूसरे घर में जाने के दौरान ही जो गांव में पूर्व से ही घात लगाए जो अपराधी थे वो आगे बमों से हमला किए। दहशत फैलाने के बाद फिर बमों से घायल होने के बाद, हमले में घायल होने के बाद उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आक्रोशित जो लोग हैं, ग्रामीण है, जो स्थानीय चंद्रदीप थाना था, उसके पुलिस बल को मौके से खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था। फिर बाद में 3 थाना के पुलिस बल को बुलाया गया और बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और मामला को अभी शांत कराया गया है। और जो ग्रामीण है वो बार बार मांग कर रहे हैं, जो मुखिया पति जी, बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रामीण गुस्से में है। हालांकि पुलिस स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। बहुत धन्यवाद कुंदन आपका इस जानकारी के लिए। खबर बेगूसराय के राजौरा चौक में देर रात डबल मर्डर से दहशत फैल गई। घटनास्थल से एफसीआई के डेटा ऑपरेटर मृत्युंजय साह और बाइक मिस्त्री इमामुल के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों युवक बाइक से चेरिया बरियारपुर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मृतक मृत्युंजय कुमार के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का एफसीआई के एक ठेकेदार से विवाद हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने बेगूसराय मंझौल स्टेट हाईवे 55 को घंटों जाम रखा। पुलिस ने मामले की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया है। ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या गोली से हुई है और हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वर्तमान नौकरी डाटा एंट्री ऑपरेटर छे एसएफसी कंपनी थे जी। ना पहले कभी कभी कह रहे कि ठेकेदार से अनबन झनबन हो जाए, देखो न पप्पा कलिए से नहीं लड़ल करो बेटा, की करते हो नहीं है। मुफस्सिल थाना के रोजारा सिकंदरपुर में स्कूल है, उसी के सड़क के सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति जा रहे थे। उसके बाद वहाँ उनके गिरे हुई अवस्था में उनकी बॉडी मिली है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लाश मिली और सर से खून निकल रहा है। उनके परिजनों का आरोप है कि इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क की अहमियत जग जाहिर है। ऐसे में शादी ब्याह के सीजन में फैशनेबल मास्क की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। सीजन शादी ब्याह का है। पटना के बुटीक में दुल्हन के लहंगे तैयार हो रहे हैं तो दूल्हे राजा की शेरवानी भी बन रही है। साथ ही कोरोना काल में ड्रेस का अहम हिस्सा बन गया है मास्क। दुल्हन के लिए लहंगे से मैच करता हुआ ब्राइडल मास्क बनाने में जुटे हैं फैशन डिजाइनर। साथ ही दूल्हे राजा के लिए भी फैब्रिक से मैच करता हुआ तैयार हो रहा है स्टाइलिश मास्क। पटना के बुटीक में रोजाना ऐसे सैकड़ों डिजाइनर मास्क के ऑर्डर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है। हर ब्राइड मास्क मांग रही है, ब्रूम भी मांग रहे हैं और हर तरह की कस्टमर्स भी मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा मार्केट है। अभी तैयार करते एक दिन में अगर बात करें अपने बुटीक्स में 100-150 तैयार हो जाते हैं। कोरोना काल में फैशन का अहम हिस्सा बन चुका है मास्क। ऐसे में पटना के जाने माने बुटीक्स में पसंदीदा फैशनेबल मास्क मिलने से महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। हर साड़ी के साथ मैचिंग मास्क आ रहे हैं, सूट के साथ आ रहे हैं, वन पीस जो भी आप ले रही है मैचिंग आ रहे हैं, डिजाइनर आ रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग क्रेजी हैं कि हमें हर कुछ मैचिंग चाहिए, तो इसलिए ईयररिंग्स हो गए, कुछ भी हो गए, या आपके बैंगल्स हो गए, वॉचेस हो गए, तो मैचिंग चाहिए। तो हमें मास्क भी मैचिंग चाहिए। वो आ गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और हराना है। पटना के बुटीक्स में तैयार हो रहे डिजाइनर मास्क भी कोरोना से लड़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो शादी के सीजन में अब डिजाइनर मास्क का क्रेज बढ़ गया है। फिलहाल इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।